तो शुरू करते हैं आज की क्लास। MSD 10 खंड 3। आज की कहानी है नमक का दारोगा, विध्वंस कहानी, गुल्ली डंडा, जुलिस और समर यात्रा। तो सबसे पहले हम नमक का दारोगा कहानी की चर्चा करेंगे। प्रेमचंद के बारे में तो हमने जाना है, और प्रेमचंद की जो नमक का दारोगा कहानी है उसमें प्रेमचंद क्या कहना चाहते हैं, इसको हमें ध्यान देने की जरूरत है। नमक का दारोगा कहानी में प्रेमचंद ने नैतिक मूल्यों के प्रति जो निष्ठा होती है उसका प्रतिपादन किया है। कहानी में जो मुख्य पात्र है बंसीधर, आलोकी दिन का बाल भी बांका नहीं कर पाता है, बल्कि वे खुद नौकरी से हटा दिए जाते हैं। पर धर्म और नैतिक मूल्य पर अड़ल रहने की उनकी दृढ़ता का आलोकी दिन पर ऐसा असर पड़ा कि सारी सुविधाओं के साथ 6,000 रुपए प्रति माह के वेतन पर अपनी सारी जायदाद का जो है स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है बंसीधर को। तो कहानी के अनुसार मुंशी बंसीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृतज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोकी दिन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मालिक बना दिया, स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया, और 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए, घोड़े, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर, सब मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस ऊंचे पद का अधिकारी नहीं हूं। बंसीधर आगे कहते हैं कि आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न वह स्वभाव जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। पंडित आलोकी दिन उनकी एक भी बात नहीं सुनते हैं, और अपने एहसान तले दबे जो है एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को आखिरकार अपना नौकर बनाने हेतु राजी कर लेते हैं। तो प्रेमचंद के शब्दों में बंसीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इनका एहसान न समा सका। एक बार जो है फिर पंडित जी की ओर से श्रद्धा भक्ति की दृष्टि से देखा, और कांपते हुए हाथ में मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए गए। मुंशी बंसीधर द्वारा पंडित आलोकी दिन की नौकरी स्वीकार कर लेने को आलोचकों ने धन पर धर्म की विजय के रूप में देखा है। और प्रेमचंद को इसका समर्थक सिद्ध किया है। इसमें संदेह नहीं कि प्रेमचंद को भी इससे गुरेज नहीं है। पर आज के संदर्भ में ये कहानी हम देखते हैं तो ये कतई जरूरी नहीं कि आज का जो पाठक हो या आलोचक हो प्रेमचंद के इस पाठ को ग्रहण करे। कहानी का एक पाठ ये भी हो सकता है कि पूंजीवादी समाज में या पूंजीपति या महाजन रिश्वत देकर ईमानदारी भी खरीद सकता है। आज के युग में अगर देखोगे तो ईमानदारी भी आज खरीदने की वस्तु हो गई है आज के युग में। कहानी के अनुसार आलोकी दिन तो उस इलाके की सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए के लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था।
आवाज आ रही है मेरी? अब आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम थी, मैंने दूसरे नेटवर्क से भी जोड़ा फिर। तो महाजन तो हर चीज पैसे से खरीद लेने में समर्थ होता है, यहां तक कि ईमानदारी भी खरीद सकता है महाजन। आज के आर्थिक उदारीकरण के समय यही इस पाठ का सही तात्पर्य है कि यह इस अर्थव्यवस्था के चरित्र को पूरी तरह से अनावृत कर देता है, जहां ईमानदारी और योग्यता जैसी चीजें भी खरीदी जा सकती है। आज जैसे आईआईटी, आईआईएम जैसे तमाम राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर की मान्यता प्राप्त उच्च शिक्षण संस्थानों में बड़ी बड़ी उपाधियां हासिल कर छात्र छात्राएं किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी के हाथों बिकते हुए नजर आते हैं। यानी आजकल देखो सर्टिफिकेट भी बिक्री हो रही है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, किस तरह से कंपनी में बिके जाते हैं और ये कहानी स्वतः प्रासंगिक हो जाती है। आज विज्ञापनों के माध्यम से जब से बड़ा अभिनेता और खिलाड़ी तक जूता, चप्पल, टूथपेस्ट, साबुन, तेल आदि तक बेचते हुए दिखाई देते हैं, तुमने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा। तब ऐसा लगता है कि मानो सारे वंशीधर इन आलोपी दीन के हाथों बिक चुके हैं। आप लोगों ने पिछले कुछ वर्षों से आईपीएल में होने वाली नीलामी भी देखी होगी। यह वंशीधरों के लिए क्रय किए जाने वाले सर्वोत्कृष्ट अच्छा उदाहरण है। उनका मालिक अपनी उंगलियों पर अपने माफिक उन्हें नचाता है। तो बाजारवाद के इस दौर में हर चीज खरीदी और बेची जा सकती है। जिसकी अनुगूंज नमक का दारोगा कहानी में गड़गड़ाहट के साथ सुनाई पड़ती है। नमक की चोरी रोकने वाला नमक का दारोगा अब नमक के चोर की नौकरी करेगा। नमक का दारोगा किसका हो गया? वो नमक के चोर की नौकरी कर रहा है और वह अपने मालिक की नमक हलाली करता हुआ उसके नमक की रक्षा करने के लिए ईमानदारी से उसकी नमक अदायगी करेगा। तो इस रूप में ये कहानी जो है आज के संदर्भ में सही है। यह एक ईमानदार आदमी की ईमानदारी को कूंद किए जाने की कहानी नहीं, बल्कि एक ईमानदार आदमी के बिकने की कहानी भी है। तो प्रेमचंद ने कहीं ना कहीं एक तरह से व्यंग भी किया है। तो प्रेमचंद की ये नमक का दारोगा कहानी में अगर हम देखेंगे तो प्रेमचंद ने कलात्मक ढंग से औपनिवेशिक शासन की आलोचना की है और किस तरह से कोई इंसान ईमानदारी को भी खरीद सकता है। सेठ आलोपीदीन का नमक का तस्कर होना, आखिर में मुंशी बंशीधर को उसी के यहां नौकर बन जाने के लिए मजबूर हो जाना, यह बिल्कुल सच है कि भयावहता को ही हमारे सामने प्रकट करता है जिस विकराल रूप से आज दिखलाई पड़ रहा है। आज के संदर्भ में एक कहानी बहुत ही प्रासंगिक है। तो यहां पर मिडिल क्लास फैमिली के बारे में भी लेखक बताते हैं। मध्यम वर्ग की यह व्यवस्था है कि बदहाल स्थिति, आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप मध्यम वर्गीय मानसिकता वैसी हो गई थी। किस तरह से बंसी कहानी में एक जगह बंशीधर के पिता समझाते हैं बंशीधर को कि बेटा घर की दुर्दशा तो देख रहा है, ऋण के बोझ तले हम दबे हुए हैं, लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ी जा रही हैं और मैं तो कगारे का वृक्ष हो चुला हूं, न मालूम कब गिर पड़ूं। तो इस प्रसंग में उनकी आर्थिक स्थिति का पता चल रहा है और उनकी मानसिकता कैसी है कि बेटा कोई ऐसी नौकरी ढूंढो जिसमें ऊपरी आय अधिक हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है, पर ऊपरी आय तो बहता हुआ स्रोत है जिससे हमेशा प्यास मिटती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी तो ईश्वर देता है, उसमें उनकी बरकत होती है। और तुम तो स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं।
तो इस तरह से उसमें मध्यम वर्ग का अंतर विरोध है। तो प्रेमचंद की नमक का दारोगा कहानी में यही विशेषता है कि नमक का दारोगा कहानी में अगर हम इसको नमक का दारोगा कहानी का जो केंद्रीय भाव है वो क्या है। नमक का दारोगा कहानी मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दारोगा उस समय से संबंधित है जब भारत में नमक बनाने और बेचने पर कई तरह के टैक्स लगा दिए जाते थे, और इसी कारण से सभी भ्रष्ट अधिकारियों की चांदी हो गई थी, जिससे नमक के विभाग में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी इनकी ऊपरी कमाई बहुत होती थी। नमक का दारोगा कहानी का मुख्य पात्र है बंसीधर, जो एक निर्धन और गरीब परिवार का सदस्य था, परिवार का इकलौता कमाने वाला व्यक्ति। और किस्मत से मुंशी बंसीधर को नमक के विभाग के दरोगा के पद पर नौकरी मिल जाती है। उन्हें अतिरिक्त आमदनी के बहुत से मौके मिलने लगते हैं, क्योंकि उस समय भ्रष्ट लोगों के लिए नमक विभाग बहुत सही था। और मुंशी बंसीधर के बूढ़े पिता भी नसीहत देते हैं, उनके सामने कई गरीब की समस्याएं खड़ी हुई है, लेकिन बंसीधर अपने ईमान पर डटे रहते हैं। अकस्मात एक दिन उन्हें नमक की बहुत बड़ी तस्करी के बारे में पता चलता है। बंसीधर तुरंत वहां पहुंच जाता है। पता चलता है कि इस तस्करी के पीछे वहां के सबसे बड़े जमींदार आलोपी दिन का हाथ है। इससे पंडित आलोपी दिन को बुलाया जाता है। पंडित आलोपी दिन बहुत ही निडरता के साथ आता है, क्योंकि उसके मन में यह बात थी कि दारोगा को पैसे के दम पर खरीदा जा सकता है। वे मुंशी बंसीधर को 1000 रुपए रिश्वत के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन बंसीधर इससे तैयार नहीं होते और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करने के हुक्म देते हैं। इससे रिश्वत की कीमत बढ़ती जाती है और ये कीमत 40,000 रुपए तक पहुंच जाती है, लेकिन मुंशी जी का ईमान अब भी अडिग था और पंडित आलोपीदीन गिरफ्तार हो जाते हैं। पूरे शहर में पंडित आलोपीदीन की काफी बदनामी और बेइज्जती हो जाती है। इसके बावजूद भी पैसों के दम पर पंडित जी अदालत से बरी हो जाते हैं और अपने रसूख से मुंशी बंसीधर को नौकरी से हटवा भी देते हैं। पर मुंशी बंसीधर की मुसीबतें तो और बढ़ गई। पैसों की तंगी के साथ साथ उन्हें घर वालों के गुस्से का सामना करना पड़ा। एक दिन अचानक पंडित आलोपीदीन मुंशी बंसीधर के घर आते हैं और उसके सामने एक अच्छी वेतन मान वाली नौकरी का प्रस्ताव रखते हैं। आलोपीदीन मुंशी बंसीधर की ईमानदारी और सच्चाई से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने मुंशी बंसीधर को अपने पूरे व्यवसाय और संपत्ति की देखरेख के लिए यह पद जो है नियुक्त कर दिया। पंडित आलोपीदीन के अगर कैरेक्टर में देखें तो उसमें पैसे का अहंकार है, ईमानदारी की कद्र नहीं जानता, ये हमें देखने को मिलता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की जो ये कहानी नमक का दारोगा कहानी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। आज के संदर्भ में ये कहानी पूरी तरह से प्रासंगिक है कि बाजारवाद के इस अर्थतंत्र में ने ईमानदारी जैसे मानवीय मूल्य को भी खरीद फरोख्त की वस्तु बना दिया। इसी प्रकार प्रेमचंद की दूसरी कहानी है विध्वंस कहानी। अगली कहानी विध्वंस कहानी में एक दलित भड़ भूमिजन पर जमींदार संतान, उसके पास रहने की कोई भी जगह नहीं है। गांव के जमींदार मंदाकिनी जी कुछ कह रही हैं।
मंदाकिनी जी अपना म्यूट कर दीजिए, नहीं तो। सर नहीं, कुछ नहीं बोल रही। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुनगी जमींदार के द्वारा दी गई जगह में अपनी झोपड़ी बनाकर रहती थी, वो अपना भांड चलाती थी और उसी के एक कोने में पड़ी रहती थी भांड। और क्योंकि गांव के जमींदार पे रहमो करम पर ही गांव में रहती थी मुनगी, जमींदार उससे हर तरह का बेगार लेता था, यानी उसकी मेहनत लेता था। ये बेगार के रूप में केवल जमींदार पंडित उदय भानु पांडे के दाने ही नहीं बुनती थी, बल्कि उसके घर का पानी भरती थी। और लाजमी है, फिर इसके एवज में उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था, उसको फिर कुछ भी नहीं दिया जाता था सैलरी के रूप में, बल्कि जब भी उसे जमींदार की बेगार करनी पड़ती है तो उसे उस दिन भूखे ही सोना पड़ता था। पर जमींदार को इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारी व्यवस्था में मानवीय संवेदना के लिए कोई भी जगह नहीं थी, और बेगार वाली व्यवस्था पर रेतों द्वारा उल्लंघन करने पर जमींदार द्वारा उन्हें उजाड़ भी दिया जाता था। भुनगी के साथ भी ऐसा ही होता था। एक दिन गांव वालों के दाने भूंजने में बहुत बिजी थी, व्यस्त थी। तभी जमींदार के यहाँ दो बड़े बड़े टोकरे अनाज के भरे आ पहुंचे जमींदार के यहाँ से, और उसे हुक्म हुआ कि वो उन्हें तत्काल भून कर दे। साथ ही साथ भुनगी सारा काम छोड़कर जमींदार के काम में लग जाती है, फिर भी दिए गए समय में वो अपना काम नहीं कर पाती है, और जल्दबाजी में काम करने के कारण यह अनाज भी खराब हो जाता है। जमींदार साहब का चपरासी जब भुने हुए अनाज को लेने आता है तो अनाज की स्थिति देखकर भुनगी को बहुत खरी खोटी सुनाता है। उसी रात क्या हुआ, जमींदार ने आदेश दे दिया कि भुनगी के भांड खोद दी जाती है, और उसका एकमात्र जीने का जो सहारा था वो भांड, वो उससे छीन लिया जाता है। बहुत सारी मिन्नतों के बाद भी जमींदार का कलेजा नहीं पिसता। अंत में बुढ़िया यह निर्णय करती है कि फिर से अपने भाड़ का निर्माण करेगी और अपने भूख की ज्वाला को शांत करेगी। वह अपने भाड़ का पुनरुद्धार करने में जी जान से लग जाती है। अभी वो मिट्टी के लौंदे रख ही रही थी कि तभी वहां कहीं से जो है जमींदार साहब आ पहुंचते हैं और भुनगी के भांड का पुनर्निर्माण करते। यह उन्हें अपने आदेश का सरासर अवहेलना दिखाई पड़ता है जमींदार को, और वे भांड को ठोकर मारकर गिरा देते हैं। अपने पैर से वे नाद को भी गिराने को उद्यत होते हैं। तभी बुढ़िया उसके सामने आकर गुस्सा और बढ़ा देती है। जमींदार उदय भानु अपने चपरासियों का आदेश देते हैं कि बुढ़िया के भांड को आग लगा दी जाए। तभी भाड़ को जलता देख बुढ़िया बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसी भाड़ की आग में कूद जाती है। एक क्षण में हाहाकार मच गया। उसी समय आग की लपट में तेज होती वह भाड़ के बगल में किसानों की झोपड़ियों को जलाती हुई पंडित उदयभान के बखार तक को भस्म कर डालती है। ज्वाला और भड़कती है और पंडित जी का भवन भी उस ज्वाला में जलकर खाक हो जाता है। तो इस कहानी के माध्यम से किस तरह से औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारों के माध्यम से गरीब ग्रामीणों पर होने वाले अत्याचार को दिखाया गया। इन्होंने अपनी इस कहानी पर यह भी दिखाया कि इन बेजुबान ग्रामीणों पर किस तरह से अत्याचार, उस काल में कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं था। प्रेमचंद इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि औपनिवेशिक शासन में इस दमन का कोई प्रतिकार नहीं था। लेखक के सामने इसको इसके दमन से निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो वह परपीड़न को दंडित करने के लिए देवी शक्ति का सहारा लेने में भी गुरेज नहीं करते हैं। तो इस कहानी में भी जमींदार के लोग जब बड़ भूमिजन की झोपड़ी और उसके द्वारा नवनिर्मित भाड़ में आग लगा देते हैं, तो वह आग ऐसी भड़कती है कि वह जमींदार के विशाल भवन तक को भस्म कर देती है। तो गरीबों पर हुआ अत्याचार और उनके रोष से भस्म हो जाना हम इस कहानी में देख सकते हैं, क्योंकि इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जमींदारों के शोषण और अपने मातहतों से उनके बेगार लेने का जो चित्र उपस्थित किया है, प्रतीक के रूप में औपनिवेशिक शासन काल में जमींदारों को किस तरह से ज्यादा उद्धात होते हुए दिखाई दिया है। तो यही हम जो है प्रेमचंद ने यथार्थ रूप से कहानी में यह दिखाया है कि किस तरह से मुनगी के साथ हुआ अत्याचार और जमींदारी प्रथा के बारे में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर विध्वंस, कहानी में जो विध्वंस किया गया उसके भाड़ को, तो एक असहाय
बूढ़ी पर जमींदार के अत्याचार का जो चित्रण किया प्रेमचंद ने, बड़ी बारीकी से उन्होंने औपनिवेशिक शासन के इस तहत जमींदारों की उस दरिंदगी से हमारा परिचय कराया है जिसमें ग्रामीण जीवन का जीना मुहाल कर रखा था जमींदारों की दरिंदगी ने। उस समय एक व्यवस्था के तहत गांव की पूरी जमीन जमींदार के अधिकार में होती थी, और कहीं पर अगर कोई रहने लग जाता है, जमींदार की जगह पर कोई गुजर बसर करता है, तो उसे जमींदार के यहां बेगार देनी पड़ती थी, और इस बेगार में मानवीय संवेदना के लिए थोड़ी भी जगह नहीं है। इसका उल्लंघन करने वाला जो रैयत जमींदार द्वारा बर्बाद कर दिया जाता था, गरीब ग्रामीण के फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। तो प्रेमचंद ने इस बात का एहसास था कि उस अमानवीय व्यवस्था से इस दमन का कोई प्रतिकार नहीं था। इसीलिए वे अपने संतोष के लिए देवीय शक्तियों का सहारा लेने से भी बाज नहीं आते हैं और अत्याचारी को अतिलौकिक शक्ति के द्वारा दंडित कराते हैं। इस कहानी में भी जमींदार के आदमी जब भुनगी का भाड़ तोड़ते हैं, उसके द्वारा लगाए गए ढेर को सूखे पत्तों में आग लगा देते हैं, तब ऐसी आग भड़कती है कि उसमें गांव की बहुत सारी झोपड़ियों को लेकर जमींदार के विशाल भवन तक भस्म हो गए हैं। प्रतीक के रूप में इस पाठ का ये रूप भी ग्रहण किया जा सकता है कि गरीब पर किया गया अत्याचार उसके रोष में ही भस्म होता है। शिल्प की दृष्टि से ये कहानी बहुत ही बेजोड़ कहानी है, और प्रेमचंद ने जो है बहुत ही सुंदर रूप से इसका चित्रण किया। प्रेमचंद की अगली कहानी जो है गुल्ली डंडा सर, कहानी इसमें है। बेगार का बेगार एग्जैक्ट यानी देखो, जो सैलरी जो दी जाती है ना, बेगार कराना, बेगार यानी जो मेहनताना, मेहनत कराना, बेगार करने मतलब मैंने बेगार एक जो है देशज शब्द है, मैंने मुक्त में ही बेगार की यानी मेहनत की, मेहनताना, मेहनत करने के बाद मेहनताना देना पड़ता था उनको, पर बेगार करना इनको इसी तरह से ही मेहनत करती थी वो, कोई भी काम करना, हाँ बेगार करना यानी, ठीक है। ठीक। हाँ सुजाता जी, बेगार यानी जो आप काम करती हो ना, उसे कहा जाता है बेगार। सर फिर इसमें मेहनताना नहीं मिलता है क्या? मेहनताना नहीं मिलता, बेगार यानी बिना काम के ही सिर्फ काम करना, बिना काम के ही काम करना, यानी इसी तरह से ही ओडिशा के जैसे कहा जाता है कि पानी पीटने जैसा काम बोला जाता है, या बेगार का नहीं, जिसमें किसी भी प्रकार का मेहनताना नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो है आप मेहनत करोगे बिना सर काम वो के ऐसे क्यों करते थे? फिर ऐसे क्यों कोई काम करेगा? ऐसे जमींदारी प्रथा थी ना, शोषण हो रहा था गरीबों का। सर ऐसा भी होता है ना, बिना तनख्वाह दिए काम करना, बेगार, क्योंकि वो उनकी जमीन पे ही वो काम कर रही थी। हाँ हाँ, बेगार करना, वही तो, बिना मेहनताना अच्छा, के। उनकी जमीन पर अगर वो हाँ आजीविका ले रही थी या खा पी रही थी, बस उसी के उससे। नहीं नहीं, खा हाँ, पी भी नहीं क्योंकि रही उन्होंने थी, उसकी खा जमीन नहीं पर रही उसने थी। पहाड़ बनाया था ना। तो जमींदारी प्रथा जो होती थी वो शोषण करना चाहते थे किसी भी तरह से गरीब जनता का, या उनके अंडर में जो रहते थे। आज भी गांव में कई तरह से इस तरह की प्रथा प्रचलित है कि जो नौकर होता है वो उसको सिर्फ काम कराना और उसको कुछ खाने पीने के लिए दे देना, बस उसको सैलरी नहीं देना, मेहनताना नहीं देना, यानी जो कम लगे उसको, मेहनत से भी उसको मेहनताना ना मिलना, वो जो है बेगार, फालतू में ही इसी तरह से मेहनत करना। कोई भी काम करो उसका एक फल तरह, नहीं मिले तो वो होता है बेगार। जी सर, क्योंकि मुक्त उस को उन्होंने बेगार थोड़ी सी कहा। जमीन दे थोड़ी सी जमीन दे रखी थी कि उसपे वो अपना काम चलाती थी, वो गेहूं चने भून गई थी हाँ वो। हाँ हाँ हाँ, तो वो जो भाड़ बना रखा था ना जमींदार के, तो फिर बेगार करती थी, यानी जिस तरह से देखो वो उसका घर का पानी भरती थी, उसके घर के और भी काम करती थी। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि जमींदार ने उसे खरीद लिया कुछ भी काम करवाए, उसका रोज का भुनने का काम था, वो जमींदार के यहाँ का भी भूनती थी, फ्री में भूनती थी, ठीक है, पर उसके घर का पानी भी भरती थी, उसके घर का और भी काम करती थी, अपना खुद का काम छोड़कर उसका काम करती थी। तो ये तो बेगार ही हुआ ना, फालतू में उसकी खटनी हो रही थी, उसे खटाया सर जा अगर रहा था। जैसे
हाँ जी सर, अगर जैसे इसमें क्वेश्चन है कि विध्वंस कहानी के शिल्प विधान पर प्रकाश डालिए, तो शिल्प में हम क्या लिखेंगे? शिल्प विधान में शिल्प यानी कहानी में जो टेक्निक है, विध्वंस कहानी में जो शिल्प पर विचार करेंगे, तो जो इसमें प्रेमचंद की जो विकसित परंपरा है, यथार्थ की जो अनुभूति दिखा रहे हैं प्रेमचंद, इसमें एक सुंदर नमूना है शिल्प की दृष्टि से। आकार से छोटी शिल्प यानी देखो जो बाहर से दिखाई देता है वो होता है शिल्प। किसी भी साहित्य का दो पक्ष होता है, कला पक्ष और बाहर जो है भाव पक्ष, वो तो कविता का होता है। उसी प्रकार कहानी में शिल्प होता है और संवेदना होती है। शिल्प यानी बाहर से कैसी दिख रही है आपको, उसमें किस तरह के शब्द हैं, उसका आकार कैसा है, उसमें उसकी कथा वस्तु कैसी है, कथानक कैसा है उसका। जैसे अगर हम देखें शिल्प की दृष्टि से ये कहानी का आकार तो बहुत छोटा है, छोटा होने के साथ साथ किस्सा गोई और नाटकीयता के सम्मिश्रण पर आधारित है। यानी तुमको ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी कहानी स्टोरी बताई तो आपको कोई कहानी सुन रहा हूं ऐसे लगा ना, और या कोई नाटक जैसा सुना वैसा लग रहा है, नाटकीय या किस्सा गोई परंपरा पर जैसे लिखा। और स्टोरी जो है यहाँ पर ऐसा लगता है कि मानो कोई चौपाल पर बैठा हुआ सुना रहा है और चारों तरफ बैठकर लुत्फ उठा रहे हैं, ऐसी कहानी है इसकी। ये इसका शिल्प है। शिल्प के बारे में यानी तुमको बाहर से क्या दिख रहा है उस कहानी के स्टोरी में, लेखक ने उसमें किस तरह के शब्द प्रयोग किए, इसका कथानक कैसा है, इसकी स्टोरी छोटी है या बड़ी है, इसमें राइटर्स ने जो है लेखक ने कैरेक्टर को कैसे रखा। जैसे यहाँ एक विधवा वृद्धा को रखा है, संतानहीन है और उसका नाम भुनगी था, और उसमें भाषा को भी अगर देखोगे तो इस तरह से जो लैंग्वेज उसने लेखक ने सीधी सपाट भाषा का जो प्रयोग किया, जिससे कहानी में जो है कलात्मकता आ गई है और शिल्प जो है हमें सुगठित लगता है, सुदृढ़ लगता है, जिसमें पाठक के मन में निरंतर जिज्ञासा उत्पन्न होती है, आगे पढ़ने की जो है इच्छा जागृत होती है। तो कहानी में शिल्प जो है यही बताया जाता है कि कहानी में किस तरह से शिल्प कैसा है, यानी उसमें कैसी है उसकी स्टोरी, उसमें कैरेक्टर कैसे हैं, कैरेक्टर आपस में बातचीत कैसे करते हैं, वो है कहानी का शिल्प। ठीक है। और शैली कैसी है? व्यंग्यात्मक। व्यंग्यात्मक, वो सर नाम है ना शिल्प विधान, उसी को देख के थोड़ा सा डर जाते हैं कि नाम क्या, ये शिल्प विधान क्या है, लेकिन बड़ा इजीली से समझा दिया आपने कि किस नहीं तरह नहीं, से। डरने की कोई जरूरत नहीं है। शिल्प कहने से देखो, जैसे हम एक घर बनाते हैं तो घर बनाने में शिल्प में हमें क्या क्या चाहिए, सीमेंट चाहिए, बालू चाहिए, रोड चाहिए, ईंट चाहिए। वैसे ही कहानी का शिल्प क्या है, किस किस को लेकर बनाया जाएगा। जैसे मूर्ति शिल्प होता है या फिर काष्ठ शिल्प होता है, लकड़ी का शिल्प होता है, तो वो किस किस उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है। उसी प्रकार कहानी के शिल्प में इस विध्वंस कहानी में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी आप लोगों को। इस कहानी में हमने कैरेक्टर को पाया, लैंग्वेज यानी भाषा, लेखक की भाषा को पाया। इसमें लेखक जो है किस तरह से जमींदार की जो है जमींदारी प्रथा के बारे में बताते हैं, ये सब इसका शिल्प है। ठीक है। ठीक है और सर। ठीक है, तो अगली कहानी है गुल्ली डंडा, प्रेमचंद की कहानी गुल्ली डंडा। तो हम देखते हैं कि प्रेमचंद की गुल्ली डंडा जो कहानी है, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपने बचपन में खेले गए जो खेल है गुल्ली डंडा, उसके बारे में बताया गया है। गुल्ली डंडे के प्रति इतना आसक्त है कि बड़ा होने के बाद भी अपने बचपन के साथी गया की याद सताती रह रही है उसे, जो गुल्ली डंडे के खेल से उसे बहुत पिदाया करता था। पिदाना यानी दाम देना जो होता है, जो हार जाए वो पिदाए। तो काफी वक्त गुजर जाने के बाद जब उसका तबादला उसी गांव में होता है, तो फिर से अपने साथी को गांव में ढूंढकर एक बार फिर से गुल्ली डंडा खेलने का हाथ आजमाता है।
तो 1 मिनट, गुल्ली डंडा कहानी में हम देखते हैं कि क्या मेन थीम है इसका, ये बता देने से आप लोगों को ठीक रहेगा। सर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नहीं, मेरा तो कोई ग्रुप नहीं है, इन स्टूडेंट्स ने ही बना रखा है कोई कोई ग्रुप। सर जैसे आपके और कोई क्लासेस होंगे तो हमें पता कैसे चलेगा फिर? मेरी सिर्फ यही MHD 9, 10, 11, 12 की ही कहानी की ही क्लास होती है, सिर्फ मैं कहानी की क्लास जी करता सर, हूँ। हमारा भी वही है, पर आगे अगर आपकी क्लास होती है तो हमें अगर ज्वाइन करना हो तो फिर हम कैसे, हमें पता कैसे चलेगा? अभी जैसे आपने कहाँ से लिंक मिला, वहीं उन्हीं को ही लिंक जाएगा, शायद ये लिंक तो मेल में भेजा था सर तो इन्होंने वो और भी जो साथ राधा में। कृष्ण सर है ना, विश्वकर्मा सर जो हाँ हाँ, है, तो वो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें पता चल गया सर। पर आपकी अगर उनके साथ में ही अगर चलेगी तो ही पता चलेगा, पर अलग से अगर होती है तो फिर हमें तो पता नहीं चलेगा ना सर आपकी लिंक। हाँ, मुझे भी नहीं पता किस तरह से बच्चे लिंक वगैरह बनाते हैं। ठीक है, अगर आप कौन से ग्रुप से जुड़े हुए हो, अगर एडमिन से कहकर मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लेंगे तो मैं अपना लिंक जो है उस ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मैंने अपना नंबर जो है मैसेज बॉक्स पे टाइप कर दिया है, आप देख लीजिएगा उस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जी सर, जी जी, थैंक। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं ना, ग्रुप कई तरह के होते हैं, कौन कौन से चल रहे हैं। हमारे कॉलेज के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, हमारे कॉलेज कोर्स में भी ये कहानी कुछ चलते हैं। तो हमारी तो रेगुलर क्लास हो रही है, कोई वजह से ऑनलाइन होगा, नहीं तो मैं तो आप लोगों को उसी लिंक पे भी पढ़ा देता हूँ। पर कोई बात नहीं, आज की क्लास है, आप लोगों को इस पर कुछ भी डाउट हो या फिर कुछ भी आपको इससे रिलेटेड, कहानी से रिलेटेड डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकती हो, नंबर पे भी कांटेक्ट करके। और क्लास में भी जो डाउट है आप डाउट क्लियर कर सकती हो, क्योंकि ये एक तरह से हमारा काउंसलिंग क्लास है और इस पे डिटेल्स पर जाना भी बहुत मुश्किल है, इतने कम समय में इतना सब कुछ ज्यादा बताना, कई बार तो बहुत कुछ छूट गया ऐसा लगता है। जो पढ़ाता हूँ समझ में आ रहा है तो आता है सर। ठीक है। तो गुल्ली डंडा कहानी में भी जो लेखक बताते हैं, प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से किस तरह से हम जीवन में जो पराधीनता की बेड़ियों से जो जकड़ा हुआ राष्ट्र के विकास में जो है सही ध्यान देना, राष्ट्रीयता की चेतना का वास्तविक विस्तार को दिखाना ही लेखक का मकसद रहा है। क्योंकि प्रेमचंद की कोई भी कहानियों में हम देखते हैं कि उसमें संप्रेषणीयता के कारण आत्मसंभाव सी लगती है, उसमें जो है कम्युनिकेटिव, लेखक जो कहते हैं वो हमको वो ध्यान नहीं जाता कि लेखक क्या कर रहे हैं, हमको ऐसा लगता है कि हमारा भोगा हुआ ही पल है। तो व्याख्या या विश्लेषण के क्रम में हमें पूरी रचना के बारे में हमें जानना पड़ता है। तो प्रेमचंद की जो गुल्ली डंडा कहानी है उसमें जो दिखाया गया कि क्रिकेट तथा अन्य अंग्रेजी खेलों की तुलना में गुल्ली डंडा ही सबसे महत्वपूर्ण बताना है लेखक का मकसद। लेखक की व्यक्तिगत धारणा मात्र न होकर सांस्कृतिक राजनीतिक का एक नया दृष्टिकोण है। आज देखो कई तरह के गेम हो रहे हैं पर गुल्ली डंडा का कहीं नामो निशान तक नहीं। और हमारे देश में हम गर्व से कह सकते हैं गुल्ली डंडा खेला जाता है। गरीब, आत्मसम्मान तथा आर्थिक व्यवहारिकता के साथ सांस्कृतिक विरासत के प्रति लगाव है हमारा गुल्ली डंडा। हम जब देखते हैं आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण की ओर अंधी दौड़ में शामिल होते जा रहे हैं, हम क्रिकेट मैच वगैरह खेलते हैं और भी जो है दूसरे खेल के प्रति जो है हमारी उत्सुकता जागृत हो रही है, तो कहीं ना कहीं लेखक यहाँ पर भारतीयों के प्रति ये कहानी के माध्यम से एक कड़ी फटकार लगाना चाहते हैं कि अपना जो देशीय खेल है उसको भुलाकर तुम किसी, कहीं ना कहीं ये खेल लुप्त ना हो जाए। तो प्रेमचंद की कहानी में ये एक तरह से तो मनोरंजन प्रधान कहानी है। और यहाँ पर गुल्ली डंडा कहानी के बारे में मैं तुमको सारांश बता दे रहा हूँ, 1 मिनट रुको।
एक मिनट। एक मिनट। हाँ, मैंने लिंक कहाँ? तो गुल्ली डंडा कहानी में मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो गुल्ली डंडा कहानी भारतीय खेल तथा उसके खिलाड़ियों से संबंधित है और कहानी का आरंभ गुल्ली डंडों को खेलों का राजा बताकर उसकी विशेषताओं के वर्णन के साथ होता है। विदेशी महंगे खेल की तुलना में सस्ते भारतीय खेलों को प्रोत्साहन देना, कहानी का जो मुख्य पात्र है तथा गया को गुल्ली डंडा खेलते हुए तथा लड़ते झगड़ते वर्णित किया गया है। मुख्य पात्र 20 साल बाद उसी कस्बे में आता है तथा गया के साथ गुल्ली डंडा खेलता है। वो जो मुख्य पात्र होता है वो गया के खेल में पहली वाली विशेषता नहीं पाता कि मैं जब बचपन में खेला करता था, अब क्या अंतर आ गया। सोच विचार के बाद क्यों नहीं आता पहले जैसा उसको खेलना, इस निष्कर्ष पर पहुंचा सोच विचार करने के बाद कि उसका अवसर हम दोनों के बीच असमानता का पैदा कर देता है। गया उसको अपने जोड़ का नहीं मानता, वह खेलता नहीं, केवल खेलने का बहाना करता है। आरंभ से अंत तक पाठक की रुचि इसी तरह से ही बनी रहती है कि गया लेखक के खेल के साथ कथानक का विकास होता है और मनोवैज्ञानिक सत्य के साथ ही होता है। पद और प्रतिष्ठा मनुष्य के बीच प्राकृतिक समानता को समाप्त कर देता है। क्योंकि गया को अगर देखें, कहानी में मुख्य 2 ही पात्र है, कथानायक अथवा लेखक और एक जो है गया। गया एक अच्छा खिलाड़ी है, गुल्ली को वो सरलता से लपक लेता है, उसका निशाना कभी नहीं चुकता है। जिस टीम के साथ होता है उसकी जीत तो सुनिश्चित है, परंतु वह गरीब है, चर्मकार है, उसकी आर्थिक दशा अच्छी नहीं है। वो बड़ा होकर डिप्टी साहब के यहाँ साइस बन जाता है। तो गया समझदार व्यक्ति है, समाज और पद के प्रतिष्ठा का महत्व समझता है।
लेखक जब खुद जो है लेखक अफसर बनकर आता है तो उसके साथ अदब का व्यवहार करता है, वो उसके कहने पर खेलता तो है परंतु दोनों के अंतर को भुला नहीं पाता। मैं एक जो है गांव का चर्मकार हूं और वो जो है एक बड़ा अफसर है बोलकर वो खेलने को दिखावा करता है। डंडा मारने की घटना को याद दिलाने पर वो अपना बचपना कहकर भुलाने के लिए कहता है कि जब लेखक कहता है कि तूने मुझे एक दिन मुझे डंडा मारा था ना, पदाया था, तो बोलता है बचपन की बात मुझे याद नहीं है। तो इस तरह से कहानी में जो लेखक ने मैसेज दिया है वह क्या है? 20 वर्ष बाद जब अफसर बनकर जब लेखक कस्बे में लौटता है तो अपने बचपन के साथी गया के साथ गुल्ली डंडा खेला तो उसको लगा कि गया में खेल के पहले जैसी कुशलता नहीं है। वह न गुल्ली को लपक पा रहा है, न टांग अड़ा पा रहा था और न गलत खेल का विरोध कर रहा था। इसके अगले दिन गया के बुलावे पर उसने गुल्ली डंडा का मैच तो देखा और उसने उसके खेल में पहले से भी ज्यादा परिपक्वता पाई। यह देखकर उसने सोचा कि कल गया खेल नहीं रहा था, वो उसको खिला रहा था। वह उसको अपने बराबर का खिलाड़ी नहीं मान रहा था, वह उसका मन रखने के लिए उस पर दया करके उसके साथ खेलने का नाटक कर रहा था। लेखक उसकी दृष्टि में छोटा हो गया था और वो हो गया था बड़ा। यानी यहां पर लेखककार मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करते हैं। बचपन में समान अवस्था वाले साथी के बड़े होने पर किस तरह से पद, प्रतिष्ठा, आर्थिक स्थिति आदि असमान होने पर बचपन जैसी समानता नहीं रहती, उनके आपसी व्यवहार में असमानता आ जाती है। लेखक अफसर है और गया मजदूर, यह अंतर उसके खेल में बाधक आता है। गुंडी ये जो है गुल्ली डंडा कहानी में यही संदेश है कि पद, सामाजिक और आर्थिक अंतर, पद या सामाजिक और आर्थिक अंतर होने के कारण जो है मनुष्य मनुष्य के बीच समानता समाप्त हो जाती है। उसका आपसी व्यवहार पहले जैसा नहीं रहता, उसमें दिखावा या अंतर आ जाता है। ऐसा होना स्वाभाविक है। बाह्य प्रभाव के कारण प्राकृतिक आचरण मानो नष्ट हो जाता है और वो एक बनावटी सभ्य आचरण को जन्म देता है। इस तरह से गुल्ली डंडा कहानी में लेखक ने बताया है कि किस तरह से आज भारतीय समाज में जिन विसंगतियों से ग्रस्त होकर विकास की उपेक्षित दिशा और गति पाने में आज अक्षम साबित हो रहा है। कई प्रसंग ऐसे हैं जो प्रेमचंद के साहित्य पर हम देख सकते हैं। इसके बाद प्रेमचंद की अगली कहानी है जुलूस। जुलूस कहानी जो है स्वाधीनता आंदोलन की कथा प्रस्तुत करती है। जुलूस कहानी हम देखते हैं कि प्रेमचंद ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन में किस तरह से, हमने प्रेमचंद और स्वाधीनता भी एक आलोचना की थी पिछली क्लास में। और प्रेमचंद अक्सर कांग्रेस के आंदोलनों में जाते थे। तो मदन गोपाल ने भी इसी संबंध में उल्लेख किया कि प्रेमचंद देश की स्वतंत्रता के उत्कृष्ट अभिलाषी थे। चाहे कानपुर हो या लखनऊ, अपना थोड़ा समय कांग्रेस के काम में तो जरूर लगाते थे। और प्रेमचंद के लेखन की चर्चा में जुलूस कहानी भी एक ऐसी कहानी है जो राष्ट्रवादी कहानी है। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन को अत्यंत निकट से देखा था और परखा था। प्रेमचंद का अपना भोगा हुआ समय था वो। यही कारण है कि उनकी अपनी कहानियों में वास्तविक चरित्र या चित्र दिखा सकते हैं कहानी। और जुलूस कहानी के पढ़ने से भी हमें पता चल सकता है कि कितना संघर्ष किया था स्वाधीन आजादी के लिए लोगों ने। तो पूर्ण स्वराज का जुलूस है। कहानी में क्या दिखाया गया? पूर्ण स्वराज का जुलूस है जिसमें बाल बच्चे, बूढ़े, युवक उत्साह से झंडे लिए हुए वंदे मातरम गाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें किसी भी प्रतिबंध या दंड की परवाह नहीं है। वे अदम्य हौसले के साथ अपनी और राष्ट्र की मुक्ति के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
जनता का उत्साह जो है प्रेरक है। प्रेमचंद कहानी में लिखते हैं कि जुलूस स्वाधीनता के नशे में चूर चौरास्ते पर पहुंचा तो देखा आगे सवारों और सिपाहियों का एक दस्ता रास्ता रोके खड़ा था। जुलूस में सम्मिलित लोग तो नशे में चूर थे, तो उन्हें स्वाधीनता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जुलूस में जो भी लोग आए थे, तो इस तरह कहानीकार उस समय के आंदोलन की तस्वीर खींच देता है। स्वाधीनता आंदोलन में जनता की कितनी हिस्सेदारी थी, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जाति का हो या कोई भी उम्र का हो, सब मतभेद भुलाकर स्त्री पुरुष बड़े बूढ़े सब जोर शोर से सम्मिलित होते थे। यह एक मिसाल है। भारत के स्वाधीनता संघर्ष का इतिहास में अगर हम देखें तो उस मुक्ति संग्राम के बारे में कोई भी लिख नहीं सकेगा। इतना जो है मुक्ति संग्राम की जो है उनमें एक तरह से जोश दिखाई गया था। तो जुलूस के माध्यम से हम जान सकते हैं कि जुलूस कहानी पढ़कर यह साफ होगा कि भारतीय स्वाधीनता संग्राम वस्तुतः एक जन आंदोलन था, जिसका चरित्र सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय था। जुलूस में पूर्ण स्वराज्य के जुलूस का नेतृत्व एक बूढ़े मुसलमान इब्राहिम अली करते हैं। प्रेमचंद शंभुनाथ, दीनदयाल और मेको की बातचीत के बहाने आंदोलन की असली चेतना दिखाते हैं। शंभुनाथ और दीनदयाल व्यापारी हैं, जुलूस को बाजार से निकलता देख रहे हैं और उसकी सफलता के प्रति शंका भी व्यक्त कर रहे हैं। और मेको नाम का ये व्यक्ति खड़ा है जिसके गले में जो है चप्पलों की माला है। इन दोनों की सेठों की बातें सुनकर हंसता है, इन दोनों सेठों की बातें सुनकर हंसते हैं। शंभुनाथ के पूछने पर भी मेको क्यों हंसे, वह कहता है कि मेको हंसा इस बात पर कि जो तुमने कहा कि कोई बड़ा आदमी जुलूस में नहीं है। बड़े आदमी क्यों जुलूस में आने लगे? उन्हें इस राज में कौन आराम नहीं है। बंगले और महलों में रहते हैं, मोटरों में घूमते हैं, साहब के साथ दावत खाते हैं, और कौन सी तकलीफ है? मर तो हम लोग रहे हैं जिनकी रोटियों का ठिकाना नहीं है। इस वक्त कोई टेनिस खेलता होगा, कोई चाय पीता होगा और कोई फोन लेकर गाना सुनता होगा, कोई पार्क की सैर करता होगा, आए यहां पुलिस के कोड़े खाने के लिए। तुमने भी भली कही, जुलूस आंदोलन जनता के लिए, जनता की मुक्ति के लिए था। इसका असली चरित्र यही था कि तथाकथित भद्र लोग अपने स्वार्थ सिद्धि में संलग्न थे। वो लोगों को जुलूस से कोई लेना देना नहीं था। अंग्रेजी सरकार से उसकी निकटता जग जाहिर थी। सरकार उन्हें राय बहादुर और सर आदि उपाधियों से नवाजकर उसकी निष्ठा खरीदती थी। ये बुद्धिजीवी वर्ग, उच्च वर्ग और अपना स्वाभिमान बेचकर खुश थे। तो भारतीय स्वाधीनता के बारे में हम जुलूस कहानी में देख सकते हैं। जनता की मनोवृत्ति के बारे में बताया गया और इब्राहिम अली के त्याग का एक उदाहरण है जुलूस कहानी। तो जुलूस कहानी में इसी तरह से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई कहानी जो भारतीय समाज में व्यक्ति के बारे में बताती है कि आंदोलन जो होता है जिसमें किसान, मजदूर, शिक्षित, अशिक्षित, श्रमिक, बड़े बूढ़े सबकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन नैतिक मानदंडों के आधार पर संचालित हो रहा था। इब्राहिम अली के चरित्र को अगर हम देखें तो वो मरने की स्थिति में भी अहिंसा के मूल्य की रक्षा करता है। और मिट्ठन बाई जो नारी चरित्र है वह एक मार्मिक चरित्र है। उसका तेजस्वी चरित्र हमारे भारतीय स्त्री के आदर्श को प्रस्तुत करता है। तो इसी तरह से जुलूस कहानी के बाद समर यात्रा कहानी में हम देख लेते हैं कि क्या है। समर यात्रा भी एक तरह से स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई कहानी है, क्योंकि समर यात्रा यानी सत्याग्रह का, समर यानी युद्ध की, सत्याग्रह की यात्रा, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को स्वतंत्र कराने का के लिए जो उठी थी यात्रा वह थी समर यात्रा। जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन बने हुए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दें।
तो समर यात्रा कहानी में अगर हम देखें तो इसमें दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो पराधीन भारत को मुक्त कराना, जिसमें देशवासियों की भूमिका को समझाकर और दो देश की जो दबी कुचली निरीह जनता के दर्द को व्यक्त किया गया है। नोहरी नामक बुढ़िया के माध्यम से प्रेमचंद दिखाते हैं कि कथानक किस तरह से आगे बढ़ता है कि देश के स्वाधीनता आंदोलन में विभिन्न प्रकार के चित्रों को यहाँ पर उपस्थित किया गया है। देश प्रेम की भावना हो या राष्ट्रीय चेतना को दिखाना। समर यात्रा कहानी में प्रेमचंद जी यही दर्शाना चाहते हैं कि उस समय की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। इस कहानी में एक बूढ़ी को, वृद्धा को नायिका बनाकर देशवासियों विशेषकर युवाओं को प्रेरणा देने का जो काम किया है वृद्धा नायिका ने, गांव के सत्याग्रहियों का आगमन, उनके गांव के लोगों का एकत्र होना, सत्याग्रह और स्वराज के बारे में जानना, पुलिस और अत्याचारियों से भय मुक्त होकर हिम्मत के साथ प्रतिरोध करने का तरीका, देश की सेवा के लिए किस तरह से त्याग और समर्पण की भावना पैदा करना। तो नए स्वयंसेवकों के साथ नोहरी का, सत्याग्रहियों के साथ गांव छोड़कर चल देना, यह समर यात्रा का सार है। हाँ, क्योंकि अनेक प्रविधियों के ताने बाने के साथ काल्पनिक चित्रण, यथार्थ भाषा, सूत्र, वाक्य हो या व्यंग हो, इन उपमानों के सहारे जो है कहानी का विकास होता है। और प्रेमचंद ने स्वतंत्रता की जो अनिवार्यता है उसको दिखाने की चेष्टा की और नारी संबंधी दृष्टिकोण कहानी में दिखाने में सफल हुए हैं हमारे लेखक। समर यात्रा की जो है कुछ कमियों के बावजूद भी जो है भाषिक प्रौढ़ता, विविध शताब्दियों के आधार पर प्रेमचंद ने जो मर्म दिखाया है स्वाधीनता आंदोलन का, वो महत्वपूर्ण है। तो हम देख सकते हैं समर यात्रा कहानी प्रेमचंद की जो है एक श्रेष्ठ कहानी थी। तो इस तरह से आज की जो है कहानी खंड समाप्त हुआ। अगली क्लास में जो है मैं अगली जो है प्रेमचंद की कहानी के बारे में चर्चा करूंगा। आज जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया तो फिर अगली क्लास में मैं आपको प्रेमचंद की और जो अगली कहानियां हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रेमचंद की अगली कहानी कल पढ़ाई जाएगी, MSD 10 का जो है 4 नंबर ब्लॉक। आप लोग कहानियों का टेक्स्ट जो है वो पूरा पढ़िए ताकि व्याख्या अगर आएगी तो आप लोग उसका क्वेश्चन आंसर कर सकेंगे। अगली कहानी जो है सुजान भगत, 2 बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, सदगति और कफन। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हैं। अगले खंड में आप लोग इसकी क्लास जो है कल 2:30 बजे जुड़कर कीजिए। सुजान भगत भी प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानी है, 2 बैलों की कथा, सवा सेर गेहूं, सदगति और कफन। कल वाले खंड में जो है इम्पोर्टेंट कहानी है, महत्वपूर्ण कहानी है, इसके बारे में हम कल जानेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में क्लास करेंगे। ठीक है सर। ठीक है सुजाता जी, रखता हूँ। फिर जो भी स्टूडेंट्स आए हैं अपना एनरोलमेंट नंबर मैसेज बॉक्स में टाइप कर दे। सुम्बोल परवीन ने टाइप किया है, तेजेंद्र कौर ने किया है, सुमपिता नायक ने किया है, खगेश्वरी प्रधान ने किया है। आप भी जो लोग अभी लाइन में हैं अपना एनरोलमेंट नंबर टाइप कर दे। तो प्रेमचंद की कहानियां जो हमने चर्चा की है अभी तक, क्योंकि प्रेमचंद वाले खंड में उसमें प्रेमचंद का परिचय, जो भी कहानी लिखोगे पहले प्रेमचंद का परिचय आप लोगों को लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेमचंद की जो विचारधारा थी वो प्रत्येक कहानियों में एक अलग अलग विचारधारा को लेकर लिख रहे हैं। किसी में नारी संबंधी विचारधारा है, किसी में जो है स्वाधीनता संबंधी सर विचार। स्त्री, जैसे अगर वो कहते हैं कि स्त्री जीवन में प्रेमचंद, तो हम इसमें कोई सी भी कहानियां, जितनी भी कहानियों के बारे में हमें थोड़ा थोड़ा पता है, हाँ वो हाँ सारी हाँ, कहानियां हम इसमें डाल सकते हैं।
हाँ हाँ, सारी कहानियों की स्त्री जीवन के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण क्या है, वो स्त्री को किस नजरिए से देखता है प्रेमचंद। कहीं पर जो है स्त्री संघर्ष कर रही है, तो कहीं पर स्त्री कैरेक्टर जो है एक वृद्धा के रूप में आ रही है, तो कहीं पर एक जिस तरह से हम बूढ़ी काकी पढ़े थे, बूढ़ी काकी में वह वृद्धा नारी का भी चित्रण था, तो एक जो है युवती नारी रूपा का भी चित्रण था। दोनों की जो है भावनाएं, तुमने जो जो भी कहानियां पढ़ी है, तुमको जितनी भी याद आए, तो उनके महिला कैरेक्टर को ले लेना है आप लोगों को, उसके संबंधित जो विचार है, चाहे महिला का वो कौन सा दृष्टिकोण है, वह आदर्शवादी दृष्टिकोण है, या फिर जो संघर्षरत स्त्री है उसकी जो जीवन की विडंबना है, उसके जीवन की जो विसंगतियां हैं, या संघर्षशील स्त्री के बारे में तुम किसी भी पक्ष को दिखा सकते हो। प्रेमचंद के कहानियों में अगर नारी प्रश्न आता है या नारी जीवन और प्रेमचंद, तो उसमें नारी संबंधित सारे विचारधारा उसमें आएंगे, और प्रेमचंद उसके माध्यम से क्या दिखाना चाहते हैं, क्योंकि प्रेमचंद सिर्फ समस्या नहीं दिखाते, उस समस्या का हल भी दिखाते हैं। हाँ सर, क्योंकि मुझे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछना था कि कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था, मुझे ठीक से याद नहीं, हाँ कि जी, जो बोलिए। यशपाल जी हैं, आपने पढ़ाया था अभी हाँ पीछे, हम हाँ 9 पढ़ रहे थे, कि जो यशपाल जी हैं वो जो है प्रेमचंद के काफी करीब तक पहुंच चुके थे, जब वो कहानियां लिखते थे। तो हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने कहीं ये पढ़ा था कि जो प्रेमचंद है वो सिर्फ समस्याओं को दिखाते थे, बताते थे, चित्रण करते थे, लेकिन उनका समाधान नहीं वो बताते थे, वो छोड़ देते थे, मतलब पाठकों के हृदय में, कि जैसे अपनी कोई सी भी कहानी अगर हम ले लें, जैसे सदगति है या सवा सिर गेहूं है, तो उन्होंने उसमें समाधान नहीं बताया है, लेकिन जो यशपाल जी हैं वो समाधान भी बताते थे। तो ये समाधान यशपाल, बताते थे, क्योंकि यशपाल की कहानियां सर मैंने पढ़ी नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आइडिया कोई नहीं बात नहीं, देखो यशपाल जो भी कहानी लिखते थे ना, प्रेमचंद के समीपवर्ती हैं। यशपाल ने जो भी कहानी लिखी वो मनोवैज्ञानिक लिखी, क्योंकि कैरेक्टर के मन में चलती थी वो कहानी। और प्रेमचंद जो लिखते थे कहानी, वो थी यथार्थवादी, वो हमारे आसपास घट रही है ऐसा लगता था। हालांकि यशपाल की कहानी भी हमारे आसपास घट रहा है ऐसा लगता था, पर यशपाल की कहानियों में जो है मनोवैज्ञानिक चित्रण था, पात्र के मन की व्यथा थी उसमें, यशपाल की कहानी। तो प्रेमचंद ने समस्या नहीं दिखाया, समस्या के माध्यम से हल भी दिखाया। आप बूढ़ी काकी में देखिए, वृद्धों की समस्या दिखाई कि बूढ़ी काकी को जो उसकी संपत्ति हथियाने के बाद बुद्धिराम किस तरह से खाना नहीं देता है, विभिन्न प्रकार से प्रताड़ित करता है, पर बाद में रूपा का हृदय परिवर्तन करके दिखाया और उसे पूरी तरह से जो है सारा खाना लाकर दिखाया। हृदय परिवर्तन हुआ कि नहीं, यानी सॉल्यूशन क्या हुआ उसमें। समस्या तो थी वृद्धा की जो है समस्या, उसके साथ समस्या का समाधान क्या हुआ कि उसने फिर से जो है अपनी काकी सास को वही खाना खिलाया, यानी वृद्धों के साथ जो है उचित व्यवहार करना चाहिए। हमको जो है समस्या का हल प्रेमचंद दिखाते हैं कहानियों में, हालांकि कई जगह नहीं भी हुआ होगा वो, क्योंकि कहानी में सिर्फ आदर्शवाद और यथार्थवाद दिखाकर उसमें समस्या मूलक कहानी तो प्रेमचंद ने पहली बार जब लिख रहे थे समस्याओं का समाधान के बारे में ही दिखाया, समस्याओं से उजागर करना ही उनका संदेश था। एक्चुअल में ऐसा ना हो, जो कहानी उसमें समस्या दिखाई गई प्रेमचंद की, प्रेमचंद ने जो भी कहानी लिखी उसमें समस्या तो थी ही, समस्या प्रधान कहानियां तो थी ही, और प्रेमचंद इसके माध्यम से कहना चाहते थे कि समाज में ऐसा ना हो, चाहे बुजुर्गों के प्रति अत्याचार होता है तो ऐसा ना हो, या फिर महिलाओं के प्रति अत्याचार होता है तो ऐसा नहीं हो समाज में, जैसे नमक का दारोगा कहानी में हो रहा था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए बोलकर बताता है। समाधान प्रेमचंद की कहानियों में है मेरे हिसाब से, मैं कह रहा हूं, क्योंकि प्रेमचंद ने समस्या दिखाते दिखाते समस्याओं का समाधान भी दिखाया। और यशपाल की परंपरा के साथ ये इसीलिए चले क्योंकि प्रेमचंद के करीब पहुंच गए, पर यशपाल ने थोड़ा अलग क्या किया, वो मनोवैज्ञानिक विचारधारा से ढले, वो पात्र मन की स्थिति के साथ जो है उनका, यशपाल का जो कैरेक्टर होता है वह अपनी ही मन है स्थितियों में उसके सारी विषय वस्तु घूमते रहती है, उसके मन के बारे में अज्ञेय हुए, यशपाल हुए, हीला चंद्र जोशी हुए, ये लोग मनोवैज्ञानिक कहानी लिखते हैं, और प्रेमचंद यथार्थवादी आदर्शवादी कहानी लिखते हैं। जी ठीक है सुजाता जी। जी 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 सर। सर हाँ ये जो गुल्ली डंडा आज हाँ जो हमने गुल्ली, हाँ हाँ जी हाँ सर, हाँ सर बताइए। हाँ, बोलिए गुल्ली डंडा के बारे में।
सर गुल्ली डंडा जो कहानी हमने पढ़ी, तो क्या इसको मनोवैज्ञानिक अगर कहानी है तो बोल सकते हैं क्या? हाँ, गुल्ली डंडा का जो मनोवैज्ञानिक पक्ष है उसको देखना होगा, क्योंकि हर एक कहानी को हम मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या था, वो गया का। उसने क्या सोचा कि ये आज मेरा दोस्त जो है वो अफसर बन गया, इसलिए उसने उसकी बराबरी नहीं की। गुल्ली डंडा में मनोवैज्ञानिक पक्ष यानी मन के अंदर क्या चलता है कैरेक्टर के, मन के अंदर की बात। और यथार्थवाद क्या है, वो सही में ही जो है अपने आज समाज में हो रहा है कि एक फ्रेंड अगर ज्यादा बड़ा ऑफिसर बन गया और एक जो है अभी तक नीचा है, तो उसके बीच में दीवार क्या हो गई, उसकी अफसरी। वो बड़ा अफसर बन गया, इसीलिए जो है इन दोनों के बीच में ये दीवार आ गई। और मनोवैज्ञानिक ढंग से अगर हम गुल्ली डंडा की चर्चा करें, तो गया के मन में जो है विभिन्न प्रकार के जो है ख्याल आते हैं कि मेरा ये मित्र जो है आज बड़ा ऑफिसर बन गया, इसे जो है पैदाना या दांव देना, दाव लेना, इसे हराना अच्छा नहीं लगेगा, हाँ, या इसे खेल से बाहर कर देना, ये एक तरह से अन्याय होगा, ऐसा सोचा। तो ये मनोवैज्ञानिक पक्ष है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। कैरेक्टर के मन के बारे में जानना, कैरेक्टर मन में क्या सोच रहा है, उसको मनोवैज्ञानिक पक्ष है। कोई भी कहानी में मनोवैज्ञानिक पक्ष जो है पात्रों के मन में जो विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होकर आती है, वो जो है कहानियों का मनोवैज्ञानिक पक्ष है। ठीक है, और कुछ? नहीं सर, ठीक है, धन्यवाद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह से आप लोग भी क्वेश्चन आंसर करोगी तो उत्साह बढ़ता है। आप कहाँ से हैं सुजाता जी? सर दिल्ली से। दिल्ली से। कहाँ से है आपका स्टडी सेंटर, कहाँ पर है? स्टडी सेंटर सर ये देशबंधु कॉलेज रामानुजन। देशबंधु, हाँ, देशबंधु कॉलेज के बहुत स्टूडेंट जुड़े हुए रहते हैं, तेजिंदर कौर जी या फिर और भी जो है 3-4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। हाँ, धन्यवाद। ठीक है, ओके, वेलकम। धन्यवाद सर। धन्यवाद मंदाकिनी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके रिंकी जी। धन्यवाद सर।